नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 1 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखें, एक्सप्लेनेशन को पूरा सुने ताकि आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें। और इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलते हैं आज कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत शाहतूत बांध का निर्माण करेगा। ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में अफगानिस्तान आंसर दिया है बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में शाहतूत बांध का निर्माण काबुल नदी पर किया जाएगा, काबुल नदी बेसिन पर किया जाएगा, जो कि अफगानिस्तान में काबुल शहर भी है। काबुल शहर में 24 घंटे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस बांध का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में यह जो समझौता हुआ वह अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस 2020 के दौरान हुआ। एस जयशंकर जिन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद मीटिंग यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर है भारत। भारत 30 नवंबर को 19वीं संघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है और भारत 2017 में संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के बाद पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने 2 नवंबर 2019 को उज्बेकिस्तान से अध्यक्षता ली थी और 30 नवंबर 2020 को यह समय समाप्त हुआ। और संघाई सहयोग संगठन देशों की सरकारों के प्रमुख स्तर पर एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये, और यह मुख्य रूप से संघाई सहयोग संगठन के व्यापारिक और आर्थिक एजेंडों से संबंधित होता है। पहला संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम भी इसी साल लॉन्च किया गया। स्टार्टअप फोरम पहला संघाई सहयोग संगठन का 2020 में लॉन्च किया गया और इसके साथ ही इसके 4 पर्यवेक्षक देश यानी कि उन संघाई सहयोग संगठन के जो 4 पर्यवेक्षक सदस्य हैं उनके प्रमुखों ने भी इस बैठक में भाग लिया, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान शामिल हैं जो पर्यवेक्षक देशों की श्रेणी में आते हैं। संघाई सहयोग संगठन की घोषणा या इसकी स्थापना 2001 में 6 देशों के नेताओं द्वारा की गई, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके साथ ही वर्तमान में अभी इसमें 8 सदस्य देश हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य देश के रूप में चुने गए थे। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और व्लादिमीर नोरोव वर्तमान में इसके सचिव हैं, संघाई सहयोग संगठन के सचिव हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन और ऑनलाइन प्रदर्शनी की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत पहली बार साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन ऑनलाइन प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा और यह संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रों के देश में लोगों से लोगों के जुड़ाव को में सुधार करेगा। गौतम बुद्ध से संबंधित ये बौद्ध विरासत स्थल है या बौद्ध विरासत जो पूरा सर्किट है उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित अगर तथ्यों पर एक दृष्टि डालें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आयोजित होने वाले देव दीपावली के उत्सव में भाग लिया है। देव दीपावली के उत्सव में भाग लिया। ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा। तो इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव में भाग लिया और यह वाराणसी और इसके साथ ही यहाँ पर वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना को भी इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है।
देव दीपावली उत्सव जो है हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे त्रिपुरा पूर्णिमा स्नान के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ ही 1985 में पंचगंगा घाट पर इसको शुरू किया गया था और ये 5 दिवसीय पूरा त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में रेलवे ने डींगवारा बांदीकुई के विद्युतीकृत खंड का उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा किया गया। हाल ही में रेलवे के डींगवारा बांदीकुई विद्युतीकृत खंड का उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा किया गया। यह खंड रेलवे के किस जोन में आता है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे के डींगवाड़ा बांदीकुई के विद्युतीकृत खंड का उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा किया गया। इस विद्युतीकरण के बाद दिल्ली से अजमेर के लिए विद्युत रेलगाड़ी चलेगी। इससे पहले रेलवे ने कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए जो योजना शुरू की, एक रेल शुरू की गई थी, वो है किसान रेल योजना या किसान रेल शुरू की थी, जो कृषि उत्पादों का एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में परिवहन आसानी से किया जा सके। इसके साथ ही भारतीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये 18 जोन और 70 डिवीजनों में विभाजित है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और पीयूष गोयल वर्तमान में इसके रेल मंत्री हैं तथा रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? विनोद कुमार यादव। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हम्प बैक डॉल्फिन जो हाल ही में सामान्य वर्ष की तुलना में किस भारतीय तट पर पहले ही देखा गया? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मुंबई तट, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। मुंबई तट। कौन सा डॉल्फिन? हम्प बैक डॉल्फिन। मुंबई में बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के पास हम्प बैक डॉल्फिन को देखा गया और इस वर्ष उन्हें सामान्य वर्ष की तुलना में पहले ही देखा गया है। और ये डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक हिंद महासागर में पाए जाते हैं और इसके साथ ही IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय हैं, यानी कि विलुप्त होने की स्थिति में ये हैं, लुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं IUCN की ये लिस्ट में। इसके साथ ही डॉल्फिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। और इसके साथ ही गंगा डॉल्फिन जो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन को एक राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी घोषित किया गया है भारत में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत में चलाया गया है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी और ये 10 वर्ष की परियोजना होगी जिसमें कई संगठन और मंत्रालय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य भारत में नदी और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्य करना है और इसको जो लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य क्या था? भारत में नदी और समुद्री डॉल्फिन का संरक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि देश भर में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 30 नवंबर। तो जल्दी से ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुरु नानक देव जयंती 30 नवंबर को देश भर में मनाई जाती है और इस वर्ष देश भर में गुरु नानक देव की 151वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। गुरु नानक देव ने नाम जपो कीरत करो बंद छको नामक संदेश दिया जिसने मानवता को एक उच्च शिखर पर स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और वह सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लिखना शुरू किया जो आगे चलकर सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ बना। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है रॉस टेलर, विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपनी 462वीं पारी में जो 462वीं इनिंग खेली उन्होंने उसमें इस मुकाम को हासिल किया है और कोहली ने यह मुकाम भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरे वनडे के दौरान हासिल किया है। इस रिकॉर्ड के साथ कोहली 8वें बल्लेबाज और तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय की श्रेणी में देखें तो ये
तीसरे बन गए हैं और सबसे तेज इनिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं पूरे विश्व के। और इस क्रम में ये 8वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे मतलब कि 22,000 रन बहुत तेज़ी से पूर्ण किए हैं। तो सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग इनके बाद के खिलाड़ी हैं जिनका रिकॉर्ड अभी इन्होंने तोड़ते हुए 22,000 रन 462 इनिंग में पूरा किया है। सचिन तेंदुलकर ने 493 इनिंग में किया था, ब्रायन लारा ने 511 और रिकी पॉन्टिंग ने 514 इनिंग में ये रन पूरे किए थे 22,000। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस के अवसर पर 100 रुपये के स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष पर, शताब्दी समारोह पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का और इसके साथ ही इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किए गए स्मारक डाक टिकट और उसके कवर का विमोचन किन्होंने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि चीन के द्वारा किस नदी के डाउन स्ट्रीम पर बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है? ऑप्शन है सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के निचले पहुंच पर पहली डाउन स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और भारत में इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो कि सादिया से धुबरी तक है, और जो असम में सादिया से धुबरी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो असम में कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से धुबरी तक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किसे 17वें वार्षिक स्टेबी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेबी अवार्ड के विजेता के तौर पर नामित किया गया है? ऑप्शन है कैरी कॉफमैन, सीमा गुप्ता, जूलियाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता को इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है। सीमा गुप्ता विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक पद पर अभी आसीन हैं और ये अवार्ड उन्हें 9 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। और इससे पहले अगर देखें तो सीमा गुप्ता को 2017 में राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। स्टेबी पुरस्कार विश्व का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार है जो पुरस्कार माना जाता है जो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को संशोधित व अधिसूचित किया गया? ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम को संशोधित और अधिसूचित किया गया। और इस संशोधन के द्वारा जिला विकास परिषद चुनाव में प्रत्येक जिले को 14 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अशोक कुमार, यूसुफ जरदई, साक्षी कुमारी, सादात रहमान। तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें हमारे इस वीडियो को। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।